आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। आज योगी सरकार 2.0 ने अपना पहला पूर्ण बजट 2022-23 के लिए पेश कर दिया है। वित्त मंत्री के तौर पर सुरेश खन्ना ने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट 6,15,000 करोड़ रुपए पेश किया, जिसमें सरकार ने हर वर्ग का ध्यान रखने का दावा किया है और इस बजट को यूपी की 25 करोड़ की जनता को समर्पित बजट बताया है। विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान लोक कल्याण संकल्प पत्र में 130 वादे जो किए गए थे, उसमें से 97 संकल्प को बजट में स्थान दिया गया है। इसके लिए 54,883 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट में प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं को नौकरी, कृषि सहित सभी सेक्टर्स में फोकस किया गया। बजट पेश होने के बाद सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि यह बजट अगले 5 सालों के विकास का लक्ष्य दर्शा रहा है। और वहीं बजट के बाद विपक्ष की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे निराशाजनक बजट बताया है। उन्होंने कहा कि कहने को तो ये सरकार का छठा बजट है, लेकिन इसमें कुछ बढ़ा नहीं है, सब कुछ घटा है। और साथ ही उन्होंने इसे बजट नहीं बंटवारा बताया। मायावती का भी इस पर ट्वीट सामने आया, उन्होंने इसे अंधकार जैसा बजट बताया। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो उधर सरकार ने मिशन 2024 को ध्यान में रखकर इस बार के बजट में विकास की हर योजना पर फोकस किया है। तो सरकार इसे अगले 5 साल का विजन जो है वो बता रही है। जनता को समर्पित इसे बजट जो है वो करार दिया जा रहा है, लेकिन विपक्ष इससे नाखुश है। और इसमें जो है इस बार पिछले बार करीब यहाँ पर 5.5 लाख करोड़ रुपए का बजट था और इस बार का 6.5 लाख करोड़ रुपए का बजट जो है वो पेश किया गया है। और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हासिल करने का लक्ष्य यहाँ पर इस बार सरकार की तरफ से रखा गया, यानी कि 10 लाख करोड़ का बजट आगामी वर्ष में इसको बनाने की सरकार की जो योजना है, उसको लेकर एक टारगेट सरकार ने यहाँ पर सेट किया। इस पर बात हम करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, सपा प्रवक्ता मोहम्मद तारिक जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता चंद्रेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और एक एक रिएक्शन यहाँ पर मैं जल्दी से पहले जो बजट आया इसको लेकर लेना चाहूंगी। मोहम्मद जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। बजट आ गया है और इस पर क्या कहेंगे आप? पहली प्रतिक्रिया आपकी इस पर। देखिए, अभी आपने खुद विजन और मिशन की बात की। अब अगर ये कह रहे हैं कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, तो ये वैसे ही हवाई बात है जैसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हुई थी। अभी जो इकोनॉमी का साइज है वो 20 लाख करोड़ है। 1 ट्रिलियन का मतलब हो गया मैम 100 लाख करोड़। अब 20 लाख करोड़ से अगर हम 5 की दर से भी ग्रो करेंगे तो कहां पहुंचेंगे, 8 की दर से भी ग्रो करेंगे तो कहां पहुंचेंगे, 25 की दर से भी ग्रो करेंगे तो कहां पहुंचेंगे। तो अगर इस तरीके के टारगेट बनाए जाएंगे, जैसे वहां 5 ट्रिलियन का बना दिया, यहाँ 1 ट्रिलियन का बना दिया, तो ये रियलिस्टिक नहीं है। इकोनॉमी का साइज देखिए, अभी इकोनॉमी का साइज उत्तर प्रदेश का 20 लाख करोड़ है। 1 ट्रिलियन होता है 100 लाख करोड़। तो वहां तक पहुंचने के लिए ही आपको 50 और 60 की दर से आपको ग्रो करना पड़ेगा। कौन सी इकोनॉमी इस रेट से ग्रो कर जाएगी, आप सोचिए। पहली बात। दूसरी बात, बहुत सी बातें की गई उसके अंदर कि हम ये योजना लेके आए हैं। जैसे बताया गया कि उज्ज्वला गैस कनेक्शन में 1.67 करोड़ कनेक्शन बढ़ाए गए। कनेक्शन तो बढ़ा दिए, गैस के रेट कितने बढ़ाए? 400 से लेके 1000 तक आप गैस का रेट ले आए। कनेक्शन दे रहे हैं, कनेक्शन तो बढ़ा रहे हैं आप, लेकिन गैस का रेट बढ़ा रहे हैं। फिर इन्होंने बोला, मिनिस्टर ने, कि 1.41 विद्युत कनेक्शन बढ़ाए। विद्युत कनेक्शन विद्युत की जो प्राइस थी पर यूनिट, वो प्राइस पिछली सरकार में 3 रुपए थी। आपको पता है आज पर यूनिट कॉस्ट क्या पड़ रही है एक आम आदमी को? नॉट टॉकिंग अबाउट कॉमर्शियल लाइट, जो डोमेस्टिक लाइट है वो 7 रुपीज पड़ रही है। 7 रुपीज पर यूनिट। ये क्या है? ये आम जन पे भार नहीं डाला जा रहा है। आप वहां पर ये बता रहे हैं कि हम शौचालय बनाने में नंबर 1 हो गए, हम कनेक्शन देने में नंबर 1 हो गए, हम बिजली के कनेक्शन देने में नंबर 1 हो गए। बिजली का कनेक्शन देना मतलब है आपने घर तक तार पहुंचा दिया, सस्ती बिजली चाहिए। आपने 6-7 सालों में 3 रुपए से 7 रुपए का प्राविधान कर दिया बजट में। अब उसके बाद आ जाते हैं, आपने 3 प्राथमिकताएं बताई इस बजट में कि जो युवा होंगे उसके, वो हमारी प्राथमिकता होंगे, उनका रोजगार प्राथमिकता होंगे। मिनिस्टर ने यह भी कहा कि हमने 1.5 लाख करोड़ नौकरियां दी प्राइवेट सेक्टर में। मैं जानना चाहता हूं बीजेपी के प्रवक्ता से कि उसका डेटा क्या है, उसका स्रोत क्या है।
कैसे वो डेटा कलेक्ट किया गया कि प्राइवेट सेक्टर में 1.5 लाख करोड़ नौकरियां जनरेट की गई। क्योंकि अगर गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरियां जनरेट की जाती हैं तो समझ में आता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां 1.5 लाख करोड़ आपने अगर जनरेट कर दी तो एम्प्लॉयमेंट रेट कहां चला जाता ये तो पता ही नहीं है, क्योंकि हमारी टोटल तो जनसंख्या ही 22 करोड़ 24 करोड़ है। इसका मतलब यह है कि आपने इतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दिया प्राइवेट सेक्टर में। और एक पॉइंट है, प्राइवेट सेक्टर में अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया था तो आप कितना हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश में आपने बताया कि आपने कितने स्पेशल जोन बनाए। देखिए मैम, जो ग्रेटर नोएडा है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। जब उत्तर प्रदेश में यूपी समिट किया गया था जिसमें उत्तर प्रदेश को बताया था कि यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा और बताया था कि 50 लाख 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, मुझे बताइए, मैं जानना ये चाहता हूं कि कौन सी इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो गई नए उत्तर प्रदेश में जिसने 1.5 लाख करोड़ की जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दिया। जब तक इंडस्ट्री नहीं आएगी, जब तक प्राइवेट प्लेयर नहीं आएंगे, बड़े प्लेयर अपने जो उनकी यूनिट्स हैं उनको स्टैब्लिश नहीं करेंगे, जब आपने कह दिया कि आप इंडिया में ईज ऑफ बिजनेस में नंबर 1 हो गए, तो भी कंपनियां हिंदुस्तान के बाहर से आ रही हैं, वो गुजरात में क्यों लग रही हैं? आप ईज ऑफ बिजनेस में नंबर 1 थे तो टेस्ला आई, तो टेस्ला का प्लांट नोएडा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, गोरखपुर, बनारस, देवरिया, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, यहां क्यों नहीं लग रहा है टेस्ला का प्रोजेक्ट? ठीक है, आपके कई सवालों का जवाब और बजट पर रिएक्शन भी हम आप लेंगे तारिक जी। यहाँ पर अब बीजेपी के प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव का रुख कर लेते हैं। हरीश जी, सवाल कई खड़े हो गए हैं, 5 साल का विजन आप बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल कई उठ रहे हैं और सियासत अगर देखें इस पर तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरीके से आंकड़े जरूर सरकार दे देती है लेकिन जमीन पर कुछ दिखता नहीं है। और यही सवाल अब तारिक भी उठा रहे हैं रोजगार का। उन्होंने एक सवाल यहाँ पर पूछा, जरा पहले तो यहाँ पर एक रिएक्शन बजट को लेकर, उसके बाद तारिक के सवाल का जवाब। देखिए, उत्तर प्रदेश के अभिनंदनीय मुख्यमंत्री जी के दूसरे कार्यकाल का जो प्रथम वर्ष 22-23 का जो बजट है ये अभिनंदनीय है और उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता को खुशहाली के और समृद्धि के और उन्नति के रास्ते पर ले जाने वाला बजट है। ये खुशहाली और समृद्धि का पैगाम है। और जहाँ तक विपक्षी दल के मित्रों की जो प्रतिक्रियाएं हैं, मुझे ऐसा लगता है चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बसपा हो, 2022 का ये जो विधानसभा चुनाव था इसमें जो जनता से इनको हताशा निराशा मिली तो वो इनके मनोमस्तिष्क में इस तरह से छा गई है कि उनको हर तरफ नकारात्मक ही दृष्टि नज़र आती है। इसलिए उनको नकारात्मकता नज़र आ रही, लेकिन उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने इसे सराहा है। और यह उत्तर प्रदेश के चाहे वो किसान हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो उद्यमी हों, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, सभी को दृष्टि में रख करके, सुरक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी को दृष्टि में रख करके बजट प्राविधान किए गए हैं। और यह आत्मनिर्भर भारत की तरफ उत्तर प्रदेश को तेजी से अग्रसर करने में मदद करेगा। ठीक है, तारिक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? तारिक जी जल्दी से बोलिए, फिर चंद्रेश जी के पास चलेंगे। तारिक साहब की बात का पहले मैं जवाब दे देता हूँ। तारिक साहब की बात का जो सवाल खड़े किए थे तारिक साहब ने, उसका जवाब ले लें। तारिक साहब ने एम्प्लॉयमेंट को लेकर के बात कही कि 1 करोड़ 80 लाख प्राइवेट सेक्टर में जॉब उत्तर प्रदेश सरकार ने कहती है कि दिए गए, तो उसका क्या पैमाना है। तो मैं तारिक साहब को एक बात बताना चाहता हूं कि जिस तरह से एमएसएमई को सशक्तिकरण किया गया और जिस तरह से स्किल मैपिंग कराया माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब कोविड काल था, तो जो भी उत्तर प्रदेश के सम्मानित निवासी बाहर के प्रदेशों में काम कर रहे थे, जो लौट के आए थे, उनका स्किल मैपिंग कराया गया था। वो डाटा कलेक्ट किए गए थे और उस डाटा को उन एमएसएमई सेक्टर में, औद्योगिक क्षेत्रों में को दिया गया था जो उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और वो एक मजबूत आधार था ओडीओपी और एमएसएमई, जिसके माध्यम से ये बड़ी संख्या में रोजगार सृजित हुए और उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले। और एक तो उनको ये रोजगार को लेकर के जो सवाल था उसका जवाब है। और दूसरी बात, जो वो उद्योग को लेकर के या बाकी उनके जो भी सवालात हैं, आज उत्तर प्रदेश की जो आप कृषि की यील्ड को देख लीजिए, रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, एमएसपी पे रिकॉर्ड खरीद हुई है, गन्ने का रिकॉर्ड भुगतान हुआ है। पिछली सरकार से 92,000 करोड़ से भी अधिक
ज़्यादा भुगतान हुआ गन्ने का, जो अगर 12 से 17 की सपा की सरकार के सापेक्ष देखा जाए तो 92,000 करोड़ रुपए का अधिक भुगतान किसानों को केवल गन्ना के क्षेत्र में हुआ। तो बहुत सारे स्वास्थ्य की दृष्टि से आप देखिए, जिस तरह से हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहा है और 2000 से ज़्यादा MBBS की सीटें सरकार ने सृजित की, तो यह क्रांतिकारी कदम है। जो जिस तरह से BSL 4 जो लैब थी, जो उत्तर प्रदेश में एक भी नहीं थी, उसकी स्थापना हुई, हर जिले में ये लेबोरेटरी की स्थापना हुई, तो यह अपने आप में युगांतकारी कदम है उत्तर प्रदेश की दृष्टि से, जहां जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं को और सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए एक मजबूत कदम सरकार ने उठाए और उसके परिणाम भी सामने हैं कि जो पूर्वांचल एक्यूट एन्सेफेलाइटिस से पूरी तरह से पीड़ित रहता था, हजारों बच्चे हर साल उनका जीवन काल कल्पित हो जाता था, उनसे उबारने का काम किया है और कोविड जैसी महामारी से उबारने का काम किया है। तो यह सब अपने आप में एक बड़े लक्ष्य जो हासिल किए सरकार ने, और विभिन्न क्षेत्रों में जो काम हुआ, चाहे वो सिंचाई, ठीक है, कुछ आंकड़ों पर भी मैं आपसे बात करूंगी। एक बार चंद्रेश जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। ठीक है हरीश जी। चंद्रेश जी, आप किस तरीके से देखते हैं इस बजट को, क्या प्रतिक्रिया इस पर आपकी है? प्रीति जी, इस बजट को मैंने बड़ी ध्यानपूर्वक देखा भी और पढ़ा भी। सदन की कार्रवाई में जिस प्रकार से वित्त मंत्री जी बातें कर रहे थे, मुझे चुनावी जुमला से ज्यादा ये कुछ और नहीं लगा। पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट कार्ड मैं आपके सामने रख देता हूं, और ये मेरा रिपोर्ट कार्ड नहीं है, ये सरकार के ही आंकड़े हैं। नीति आयोग के एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत में गरीबी में नंबर 1 पर हो गया है। पिछले 3-3.5 साल में पुलिस कस्टडी में सबसे अधिक मौतें कहीं हुई हैं तो उत्तर प्रदेश में हुई है, और मानवाधिकार आयोग का रिपोर्ट कहता है कि उत्तर प्रदेश मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में नंबर 1 पर हो गया। आज जो बजट में ये बात कर रहे थे, उनके 1-2 बातों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जैसे इन्होंने टैबलेट और स्मार्टफोन देने की बात की, बहुत अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूं। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम है कि प्रतिदिन 2 GB नेट आप ले रहे हैं रिलायंस जियो से, तो आपको लगभग 1000 रुपया वहन करना पड़ता है। ये और पढ़ाई करने के लिए 2 GB नेट बहुत कम है मैम। तो ये हजारों रुपया महीना का खर्चा गरीब परिवार के लोग कैसे उठाएंगे? क्या इसका भारतीय जनता पार्टी के पास कोई रोड मैप है? इन्होंने कहा प्रति परिवार को 1 रोजगार देंगे, लेकिन सदन में ये नहीं वित्त मंत्री ने बताया कि वो सरकारी रोजगार की बात कर रहे हैं या प्राइवेट रोजगार की बात कर रहे हैं। यदि आप नरेगा का मजदूर बनाने को रोजगार समझ रहे हैं तो मुझे खेद है। इन्होंने गाय के नाम पर राजनीति की, और हमने देखा कि पिछले 5 साल में लगातार गौशालाओं में गाय भूख और प्यास से तड़प कर मरती रही। इस बजट में भी हमें कुछ ऐसा नहीं देखा जिससे गायों के जीवन में कुछ बदलाव ला सके। यह बजट पूर्ण रूप से किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, नौजवान विरोधी, महिला विरोधी बजट है, और यह बजट कुल मिलाकर कहें तो एक चुनावी जुमला के अलावा और कुछ नहीं है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि काशी को क्योटो बना देंगे, नहीं बना पाए। कहा बुलेट ट्रेन चला देंगे, नहीं चला पाए। 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, नहीं बना पाए। महंगाई कम कर देंगे, नहीं कर पाए। प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, नहीं दे पाए। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी वादों का जुमला छोड़ते हैं, उसी प्रकार से यह बजट उत्तर प्रदेश में वादों का जुमला है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है हरीश जी, जवाब दीजिए। वादों का जुमला ज्यादा है, आप हर चीज में अपने आप को नंबर 1 बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कई आंकड़े, कई चीजें हैं जिसकी कोई जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई है। इस बजट में कोई रोड मैप किस तरीके से उन चीजों को एग्जीक्यूट किया जाएगा, प्लान आउट किया जाएगा, वो चीजें नहीं बताई गई हैं। देखिए चंद्रेश जी को मैं एक चीज़ उनकी नॉलेज के लिए बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि वो चुनावी बजट इसको करार दे रहे हैं, चुनाव कोई है नहीं, चुनाव तो विधानसभा का। मैंने चुनावी बजट कहा ही नहीं, मैंने तो वादों का जुमला कहा। मैंने चुनावी बजट नहीं कहा, मैंने इसे वादों का जुमला कहा साहब। चुनावी बजट भी आपने कहा
नहीं वो सर, लोकसभा चुनाव भी तो है अब यूपी सरकार की एक रणनीति 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तो है। चुनाव भी है वो तो 24 में है चुनाव, और इस तरह से तो लोकतंत्र की सतत प्रक्रिया है। हर 5 साल बाद विधानसभा, हर 5 साल बाद लोकसभा के चुनाव होंगे। और दूसरी बात, उन्होंने नीति आयोग की पता नहीं किस रिपोर्ट का जिक्र चर्चा किया, मैं नहीं जान पाया, लेकिन मैं उनके एक बात का जवाब देता हूँ कि उत्तर प्रदेश आबादी की दृष्टि से दुनिया के कई मुल्कों से बड़ा है, और अगर वो केरल के छोटे छोटे राज्यों के सापेक्ष अगर इस तरह की घटनाओं की बात करेंगे तो उनको अगर इसकी आबादी के सापेक्ष अगर वो इन चीज़ों को देखेंगे तो मुझे लगता है कि जो संख्या उन्होंने बताई है वो बहुत न्यून नज़र आएगी। ये जो घटनाएं हैं ये ना के बराबर हैं। कोई भी इस तरह की घटना दुखद होती है, लेकिन प्रीति जी, मैं इतने बड़े राज्य में जहाँ 25 करोड़ की आबादी है, जहाँ का इतना वैविध्य है समाज में, रखना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के आप प्रवक्ता को ये मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का प्रत्येक जिला और प्रत्येक मंडल किसी खास उत्पाद के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन जीएसटी के मार के कारण उत्तर प्रदेश के घरेलू उद्योग बर्बाद हो गए हैं। चाहे वो बनारसी साड़ी का उद्योग बनारस का हो, या वो भदोही का कालीन उद्योग हो, चाहे वो लकड़ी के खिलौने का उद्योग हो मेरठ का, वो पित्तल का उद्योग हो, आपने सारे घरेलू उद्योगों को जीएसटी के कारण बर्बाद कर दिया। उन उद्योगों को खड़ा करने के लिए इस बजट में क्या कुछ है श्रीमान जी आप बताएं। तो आपके पास कोई रोड मैप नहीं है, आपके पास कोई आइडिया नहीं है। आपने कहा था कि हम रोजगार सृजन का कार्य करेंगे, लेकिन रोजगार सृजन का कार्य इंडस्ट्रियलाइजेशन से होगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप हर घर में सरकारी नौकरी दे दीजिए, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि अव्यवहारिक प्रश्न मैं नहीं खड़ा करूंगा। लेकिन आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में आपने कितने नए इंडस्ट्री लगाए। प्रधानमंत्री जी बनारस से आते हैं, हरीश जी सवाल तो बड़ा यही है ना कि रोड मैप क्या है, वो सरकार क्यों बजट में बताती है? गोरखपुर से बनारस के सरकार क्यों बताती है बजट में? तो उसका जवाब कैसे मिलेगा? एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री के साथ में एक लड़की जो संविदा कर्मी थी मेडिकल कॉलेज में, इसलिए आत्महत्या कर लिया क्योंकि समय से वेतन नहीं मिला। ठीक है चंद्रेश जी रुकिए, वो जवाब देंगे। चंद्रेश जी रुकिए, मैं कुछ एक्सप्लेन करूं। देखिए मैम बिल्कुल बजट क्या होता है। तारिक जी 1 सेकंड के लिए रोकूं, क्योंकि एक गेस्ट हमारे साथ इकोनॉमिस्ट यहाँ पर जुड़ गए आर.के. आर्या जी। वो इस तरीके वो बजट को बेहतर तरीके से इसको अच्छे से समझा पाएंगे कि क्या वाकई में किस तरीके का ये बजट है, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला बजट है, या विपक्ष जिस तरीके से कह रहा है। आर.के. आर्या जी हमारे साथ जुड़ गए। आर.के. आर्या जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार। यूपी सरकार 2.2 का पहला बजट यहाँ पर आया है। इस बार का 6.5 लाख रुपए का, इस बार का जो 6 लाख करोड़ रुपए का जो बजट है इस बार यूपी सरकार की तरफ से पेश किया गया। आप ही से मैं समझना चाहूँगी कि किस तरीके से आप इस बजट को देखते हैं, क्या कुछ इसमें कमियां हैं, क्या कुछ इसके प्लस पॉइंट आप देखते हैं? 1 साल के बजट में 5 साल की स्कीम्स का विवरण है, तो इसीलिए पता नहीं चलेगा कि एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू कैसे मैचिंग होगी। एक्सपेंडिचर जो सरकार की तरफ से है वही जो बजट का साइज आप बता रहे हो 6 लाख 10,000 12,000 करोड़ का होगा, क्योंकि 6 लाख 15,000 करोड़ है सर। 6 लाख 70,000 करोड़ का 15,000 6 लाख 15,000 करोड़ का है। हाँ जी। तो स्कीम्स जो है वो काफी है। उसमें बुंदेलखंड का ग्रीन कॉरिडोर है, मेडिकल कॉलेजेस है, एंटरप्रेन्योरशिप है, इंक्यूबेशन सेंटर है, 100 स्टार्टअप करने हैं, एफडीआई लानी है। एफडीआई 4,80,000 करोड़ कह रहे हैं आ चुकी है, परंतु उसके बाद अभी आएगी। परंतु स्कीम्स का जो हिसाब किताब है वो मैचिंग नहीं बन रही कि एजुकेशन पे कितना होगा, हेल्थ पे कितना होगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर कितना होगा, विशेषकर स्कीम क्या होंगी, क्योंकि ज्यादातर जो स्कीम्स हैं वो बाहर वालों पे निर्भर करती है। विलेज इंडस्ट्रीज जो है वो कैसे होगी, उसका डिजाइन क्या होगा, ये सारी चीजें इस बजट से समझ नहीं आ रही हैं। तो कुल मिला के टारगेट जरूर बताया है 100 लाख करोड़ का, अगले कितने सालों में वो भी नहीं बताया है। और अभी तक का जो जीडीपी है वो है 19.10 लाख करोड़ का। तो इसके अंदर जो चीजें हैं वो अनुमानित हैं, वो भविष्य के गर्भ में है।
परंतु जो होगा वो स्लो ग्रोथ जो है यूपी की हमेशा नजर आती है, क्योंकि प्रॉब्लम जो है जहां पर है वो एजुकेशन साइड पर है और हेल्थ साइड पर है, और रूरल डेवलपमेंट जो है वो भी काफी क्वेश्चनेबल पिछले दिनों में रही है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई स्कीम जो है वो उतारी गई थी, जिसकी वजह से इलेक्शन में तो जरूर फायदा हुआ है, परंतु अब लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये इकोनॉमिक्स और जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं वो दोनों जोड़ के मैं बता रहा हूँ। तो जब अच्छा, फिर इसके बाद 6.5 लाख करोड़ का डेट भी है, उसको कितना उतारा जाएगा, कैसे किया जाएगा, पर कैपिटा इनकम को कैसे बढ़ाया जाएगा, और जो माइग्रेशन होता है वो कैसे होगा, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स है, आंगनवाड़ी किस तरह से चलेंगी, वो एलोकेशन बजट में नहीं है। यूनियन बजट की तरह जो है वो 5 साल के अंदर उसके अंदर समा दिया गया है, एक साल का पता नहीं चल रहा। ठीक है, यूनियन बजट की तरह इसको पेश किया गया है। तारिक जी कुछ कहना चाह रहे? तारिक जी बोलिए। मैम, जो डेफिसिट था, मैं बताना चाहता हूँ, आती चंद्रेश जी साथी हमारे हैं, जो डेफिसिट था, डेफिसिट का मतलब ये हुआ कि आपने कितना पैसा कमाया और खर्चा कितना करना है। वो तकरीबन 90,000 करोड़ का डेफिसिट था लास्ट ईयर। जो डेफिसिट होता है उसको सरकार कहती है कि हम कैपिटल रिसिप्ट से पूरा करेंगे। कैपिटल रिसिप्ट वो होती है कि आप अपने कोई एसेट बेचने या किसी बैंक से पैसा लें। मैं कह रहा हूं आप 6 लाख करोड़ नहीं, 50 लाख हजार करोड़ का बजट पेश कर दीजिए। उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी अर्निंग क्या है और आप कितने डेफिसिट के साथ जा रहे हो उस बजट के अंदर। पिछले बजट के अंदर हम एक अच्छे डेफिसिट के साथ गए थे, और ज्यादा डेफिसिट के साथ जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये देखिए, मैं और क्योंकि मैं भी इकोनॉमिक्स से मेरा जुड़ाव रहा है, मैंने पढ़ाया है, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जिसका क्रेडिट गवर्नमेंट लेना चाहती है। और समाजवादी होने के नाते ये नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ चिंता है स्टेट की, इसलिए कह रहा हूँ कि ये कह देना कि हम 50 लाख हजार करोड़ का बजट लेके आ रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप एस्टिमेट बना के लेके आते हैं। जनता बहुत बेसब्री से इस चीज की राहत के लिए इंतजार कर रही है। जो होलसेल इन्फ्लेशन रेट है 15 पे पहुंच गया मैम, रिटेल इन्फ्लेशन रेट 7, 7.5 पे रिकॉर्ड स्तर पे है। जनता परेशान है, हर चीज महंगी थी, उसको रिलैक्सेशन कहां से मिलेगा मैम? रिलैक्सेशन उम्मीद बहुत ही राहत नहीं जाएगा रिलैक्सेशन के लिए, उसको उम्मीद बजट से ही थी। ठीक है, चंद्रेश जी जल्दी से बोलिए क्या कहना चाह रहे थे, फिर एक फाइनल कमेंट हम हरीश जी से जवाब के तौर पर लेंगे। आर.के. आर्या जी ने जो बातें कही, बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। मैं भी इकोनॉमिक्स का ही विद्यार्थी रहा हूं, मैं इस बात को भली भांति समझता हूं कि बजट के अंतर्गत 3 फाइनेंशियल ईयर को हम इंक्लूड करते हैं। पिछले वित्त वर्ष में आपने क्या खर्चे किए, वर्तमान में आपकी प्राप्तियां क्या रही, रिसिप्ट्स क्या रहे, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप क्या खर्च करने जा रहे हैं। बजट को दीर्घकालीन इतना बनाना, 5 साल का बजट, 10 साल का बजट, 15 साल का बजट, इस तरह की कोरी कल्पनाओं को सिर्फ हम जुमला ही कह सकते हैं, जहां आपका पूरा जो है वो जो आपका आर्थिक जो सीमाएं हैं वो 20 लाख 1 करोड़ के आसपास हैं, और आप उसको ट्रिलियन मिलियन में बनाने जा रहे हैं और बातें कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपको ठोस जमीनी स्तर पर कार्रवाई करनी चाहिए। बजट कोई चुनावी जनसभा नहीं होता है। सदन के अंदर बजट जब पेश किया जाता है तो सरकार अपने वित्तीय आंकड़ों के बारे में बातचीत करती है, और वो प्रदेश के सामने एक रोड मैप रखती है कि वो क्या प्राप्तियां की और क्या खर्च करने जा रही है। तो सरकार को बजट के अंतर्गत जुमले से बचना चाहिए। कई ऐसी बातें कही गई हैं जहां बजट का कोई प्रावधान नहीं है। आत्मनिर्भर बनेंगे, लेकिन कितना खर्च कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर कोई डिबेट नहीं है, उसमें कोई आंकड़ा नहीं है, कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है। तो बिना सांख्यिकी के आंकड़े क्या जमीन पर क्या काम हो रहा है उस पर नहीं बात होती है। आंकड़े दिखा दिए जाते हैं, आंकड़े भी जिस तरीके से आप कह रहे थे, आंकड़ा यहाँ पर आप दे रहे थे कि रिकॉर्ड गन्ना भुगतान हुआ है, लेकिन बकाया कितना है वो तो कहीं नहीं बजट में बताया गया। फटाक से फाइनल कॉमेंट आपका जवाब के तौर पर। देखिए, ये सारी बातें बजट प्राविधानों में स्पष्ट हैं। अगर कोई इसको अध्ययन करेगा तो ये उसको जानकारी होगी कि कुल प्राप्तियां बजट की 22-23 की 5,90,000 करोड़ के आसपास, 91,000 करोड़ के आसपास हैं, और जो व्यय है राजस्व लेखे का वो अनुमानित व्यय 4,56,000
89 करोड़ के आसपास का है। और जो अदायगियां हैं वो ब्याज की वो हैं 45,887 करोड़ के आसपास। लेखिक व्यय 1,59,429 करोड़ का है। तो इस तरह से वो सारे प्राविधान इसमें दिए गए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर सकारात्मक दृष्टि किसी को होगी तो अगर वो विभिन्न क्षेत्रों में जो राशि का आवंटन किया गया है उसको अगर उसको देखेगा, नहीं तो वो जमीन पर कितनी उतरेंगी, सवाल तो यही है ना। सकारात्मकता तो उसमें तब आएगी जब वो चीजें जमीन पर भी उतरेंगी और उन चीजों को फिर सरकार जो है आंकड़ों के तौर पर जनता के सामने रखेगी। प्रीति जी, जो योगी सरकार की योजनाएं थी, जो मोदी सरकार की योजनाएं थी, वो जमीन पर उतरी और उसी का नतीजा है। अगर अर्जुन सहायक परियोजना, सरजू नहर परियोजना जो बरसों से लंबित थी, अगर वो पूरी होकर के आज लाखों हेक्टेयर किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल रही है तो जमीन पे उतरी है। अगर पूरे उत्तर प्रदेश में गांव से लेकर के और शहर तक 16 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे बिजली मिल रही है तो जमीन पे उतरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर ठीक है, देखेंगे किस तरीके से इसको प्लान आउट जमीन पर किया जाएगा, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। समय की कमी है, हरीश जी रोकना चाहूंगी, तारिक जी माफी के साथ रोकना चाहूंगी, आपको भी सवाल नहीं ले पाऊंगी, समय इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रेश जी, तारिक जी, हरीश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज योगी सरकार 2.2 का पहला बजट यहाँ पर आया और 6.5 लाख करोड़ का इस बार का बजट जो है वो पेश किया गया। हालांकि इसमें विपक्ष की तरफ से सवाल जरूर खड़े किए जा रहे हैं कि आंकड़े रखे जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर क्या हुआ है वो बजट में कहीं नहीं बताया गया है। तो विपक्ष की तरफ से इस बजट को कहीं ना कहीं निराशाजनक बताया गया है और जिस तरीके से जनता महंगाई से परेशान है उससे भी कुछ खासा राहत जनता को मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। जो उत्तर प्रदेश लाइव में मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।